Okay, so let's begin the session for today. So we are very glad to welcome Sagar Shah from Finolex Cables Limited. Actually, he is an alumni of our college. He graduated in 2013 with marketing specialization, and it's almost 10 years. 10 years. And I remember him specifically because before taking the specialization, he was confused whether he should take finance or marketing. So, being a systematic person, he actually calculated a flow chart. He prepared a kind of a chart, systematic chart, advantages and disadvantages of marketing, advantages and disadvantages of finance, and then he took his decision. Okay, so that is one. And second is, I have met in Rajkot, where he was working in Rajkot with Anchor Panasonic Limited. So he was taking care of almost Saurashtra. So we had met there also, and we had shared a lot of things. So he has a very good exposure of sales and distribution management. I think after his MBA, he joined Anchor. Then he worked for almost 8 years. Yes, sir. 8 years. 8 years with Anchor in Rajkot basically, and then he was working in Mehsana. Then he shifted to Finolex, and now he is posted in Bharuch, and he takes care of the corporate as well as the dealer business of that. Okay. So we welcome him, and it's a good opportunity to meet industry people and your own alumni. So those of you who want to grow, you can also get some inspiration from him. So welcome, sir, to the session, and we would start by just your background or your story or your experiences till now. Okay. So, આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો મજા આવશે ફોર્મેલિટી sir, thank you for inviting, sir. And ये मेरा आई थिंक सर तीसरा सेशन होगा. मुझे डे बाय डे स्ट्रेंथ जो है वो मतलब कम होती जाती दिख रही है मार्केटिंग में. तो मुझे अभी एक्सपेक्टेशन है कि जब अगली बार मैं आऊँ तो ये स्ट्रेंथ मुझे सर और बढ़नी चाहिए. इस बार तो बड़ी है, 7 से 10 हुए हैं. मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आउट ऑफ 60 अराउंड 20 पीपल शुड बी इन मार्केटिंग. क्योंकि मार्केटिंग जो है जो अभी मतलब रिसेंट वर्ल्ड में उसका जो इम्पोर्टेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है. आप देखेंगे कोई भी फील्ड है, चाहे आप फिनेंस भी ले लें, चाहे आप HR भी ले लें, तो HR को भी कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, मीन्स की मार्केटिंग के साथ इंक्लूड हो गए. तो मेरी इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं सागर शाह, मैं 2010 में नर्मदा कॉलेज में ही BCom हुआ हूँ अकाउंट्स में. फिर आफ्टर दैट मैंने 2011 में मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन ज्वाइन किया है. सो मेरा बैच है 2011 to 13, मतलब 2013 पास आउट. और सर ने जैसे कि इंट्रोडक्शन बता ही दिया है मेरा, तो मैं पहले एंकर इलेक्ट्रिकल्स में मेरा फर्स्ट जॉब था. बेसिकली जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है पूरा बिजनेस में है, मतलब इलेक्ट्रिकल बिजनेस में है. पर मैंने ये फील्ड जॉब चुना क्योंकि मुझे पहले एक्सपीरियंस लेना है कि क्या एक्चुअली बिजनेस में कुर्सी जो बिजनेस ओनर की जो कुर्सी पे है उसके बैठने के लिए पहले क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बैठना चाहता था. तो अभी मैं मतलब फ़िलहाल वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ मार्केट से कि मतलब क्या है क्या नहीं. आफ्टर डेट मैंने 2020 में फिनोलेक्स केबल्स ज्वाइन किया है और उसमें मैं सेल्स एरिया सेल्स मैनेजर हूँ. तो उसमें मेरी प्रोफाइल जो है वो थोड़ी अलग है. इसमें कॉरपोरेट्स भी है, प्रोजेक्ट्स भी है, रिटेल नेटवर्क भी है. तो ये है. सो मेरा जो बेसिक एक्सपीरियंस है वो 10 इयर्स का है सेल्स एंड मार्केटिंग. पहले आपने एंकर में या पैनासोनिक में सेल्स किया, सेल्स एंड पूरा ऑर्डर्स लिए. हाँ. और अभी आप फिनोलेक्स में हो. सो डिफरेंस जो है वो क्या क्या लगता है? जैसे अगर आप रिपोर्टिंग की बात करें या डे का पूरा मैनेजमेंट है या डिस्ट्रीब्यूशन जो उनकी स्टाइल है डिस्ट्रीब्यूशन करने की, प्रमोशन, उसमें अलग अलग उसमें आप कुछ. सो इनिशियली 2013 में जब एंकर पैनासोनिक में ज्वाइन हुआ था तो पहला मेरा एज अ लेमैन बोल सकते हैं हम कि कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था, क्योंकि फ्रेशर्स आदमी है और उसको मार्केट में उतार दिया है तो कुछ ज़ीरो एक्सपीरियंस है. मतलब क्या बात करनी है, क्या मतलब सेल का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलर की बुक में जो पढ़ रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस अभी मार्केट प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्लीमेंट करना है या क्या है. तो पहले तो अपने सीनियर से बातचीत करते हैं कि भाई सर हमारा पहला एक्सपीरियंस क्या है. तो सर मेरा पहला दिन मुझे याद है, हमारे सीनियर्स उस दिन टूर पे थे तो मुझे ऐसे ही मतलब ऑफिस में बैठना था.
तो मैंने सर को फ़ोन किया कि सर आज मेरा ज्वाइनिंग डेट है, तो मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि फ्रेशर्स आदमी को क्या करना होता है, कि सीधा फील्ड में जाना होता है क्या। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू जो है कैटलॉग्स अपने जो सारे प्रोडक्ट्स के वो तू एक बार देख ले, पूरा स्टडी कर ले। फिर दूसरे दिन वो आए, फिर मुझे बताया कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी ये पोजीशंस है, आपको ये एरिया प्रोवाइड है और ये आपके सेल्स टारगेट है, ये सेल्स नंबर है आपके। तो आपको ये सब चीज़ मतलब जो भी आप सेल्स में अगर उतर रहे हैं, ये चीज़ आपको सारी मतलब आइडिया होना चाहिए कि मेरी क्या पोजीशन है, या फिर भी जब भी आप जॉब इंटरव्यू देने जाए तो उस कंपनी के बारे में या तो वो पोजीशंस के बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ के। ये एक जो मेरे केस में नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, तो ये होना चाहिए कंपल्सरी। और सर बेसिकली डिफरेंस जो है एंकर और पैनासोनिक में, तो जब से अभी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन का सब फेज मतलब चालू हुआ है। पहले क्या था, ऐसा कुछ अनऑर्गेनाइज ऐसा पूरा प्रोसेस था कि आपको क्या करना है क्या करना नहीं है। आप सुबह जाते हो 9:30 बजे मार्केट में उतरते हो, आइडियल टाइम 9:30 से 6:30 तक का होता है सेल्स में। और मतलब जाने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं कि 6:30 बजे तक का है, पर जब जो ऑफिस है उसमें आपको फिर शाम को जाना होता है और पूरा डे का जो भी है रिपोर्टिंग और सेल्स टारगेट क्या है। क्योंकि देखिए सेल्स में क्या है, अभी की जो सिचुएशन है लाइफ में, उसमें क्या है कि आपको डेली एक टारगेट देते हैं कंपनी, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। तो आपको उस हिसाब से डिवाइड करना होता है कि मेरा मंथली क्या होता है। जैसे कि आपका 60 लाख का अगर मंथली टारगेट है तो आपको इस हिसाब से कि वीकली जो फर्स्ट वीक है उसमें ऑर्डर्स कम आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि सब मंथ एंड जो होता है सेल्स में, मंथ एंड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम MBA में भी देखते हैं कि जब एग्ज़ाम आती है तभी लोग प्रेशर होना चालू करते हैं। तो जब प्रेशर आता है आदमी के ऊपर तो उसका जो वर्किंग स्टाइल है, जो एनर्जी एफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी हम एनर्जी लगाते बोलते चलो मतलब उस टाइम पे तो बोलते हैं बीच के टाइम में हो जाएगा, पर जब मंथ एंड आता है तो सब एकदम सिंसियर हो जाते हैं, मतलब टाइम टू टाइम सभी। तो उसमें क्या होता है कि अभी आपको डेली को डेली एक सुबह हमारा प्रोसेस ऐसा होता है 9:30 बजे के पहले आपको डे का जो फोरकास्ट होता है, मतलब सेल्स फोरकास्ट जो बोलते हैं, वो आपको डालना होता है। मतलब उसमें ये हमारी किताब में नहीं है, देखो ये नया चेंज है। हम तो पूरा ईयर का पढ़ते हैं कि भाई फोरकास्ट, बट नाउ इज सेइंग आपको डेली फोरकास्ट करना पड़ेगा, आज कितना होगा। फिर उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट वाइज, जैसे कि आप प्रोडक्ट है, आपको अगर 2-3 प्रोडक्ट है तो उसमें प्रोडक्ट वाइज भी अगर डालना होता है। कंपनी कोई कंपनी में ऐसी होती है कि ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर का इतना होगा, टोटल इतना है। और फिर आपको मतलब कॉल प्रोसेस चालू करनी है, मतलब 10 बजे से लेके आफ्टरवर्ड्स। और अभी डिस्ट्रीब्यूशन, सभी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस कर रही है, जो भी है, मतलब चाहे FMCG बोले या FMEG बोले या फिर कलर्स कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई भी कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और डीलर मॉडल, उसमें दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। वो आपको पढ़ा किताब में होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर प्रोसेस में क्या होता है। कोई मुझे बता सकता है कि क्या मतलब बेसिक डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर में? Dealer can get the orders, and in distribution we have to distribute the orders to the further retail chain. होलसेलर होता है डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर होता है और डीलर जो है वो सारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो सेल्स चैनल आपको मतलब आएगा अभी स्पेशलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। उसमें होता है पूरे, पहला C&F एजेंट होता है, C&F एजेंट होता है पहले, जो कंपनी से मतलब कंपनी से बिलिंग होता है वो डायरेक्ट उनको होता है C&F एजेंट को। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है कि
डिस्ट्रीब्यूटर को जो उसके एरिया बाइफरकेट होते हैं, जैसे कि कोई एक सिटी है तो उसमें से उसको एरिया बाइफरकेट होता है। जैसे कि अहमदाबाद है तो अहमदाबाद के अंदर कि भाई पालडी एरिया है या मतलब न्यू वासना है, वो सब एरिया बाइफरकेट जियोग्राफी के हिसाब से और सेल्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं कंपनी को। फिर उसको पता है कि उसको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे एरिया जो है उसमें कितने काउंटर्स है, इलेक्ट्रिकल्स या कोई भी आप कलर है तो कलर वाले दुकान, तो उसको वो एक लिस्ट सबमिट करना होता है कंपनी में कि भाई आपका एरिया ये है पर्टिकुलरली और इसके अंदर इतने काउंटर्स है। जैसे कि मान लीजिए कि 150 काउंटर्स है उसके, तो वो 150 काउंटर पे उसको सर्विस प्रोवाइड करना। अभी सर ऐसा हो गया है डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में कि वो 150 काउंटर है, उसमें फिर मतलब पाथ बनाना होता है, मतलब एक रूट बनाना होता है वीकली का कि मंडे है तो आपको ये रूट पे जाना है, ट्यूसडे है तो रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, ऐसे पूरा वीक का एक रूट बनाना होता है। फिर उस रूट में आपको कितने काउंटर्स कैटर्स करने हैं, जैसे कि रूट 1 है तो उसमें 20 काउंटर्स है, रूट 2 है 25 है, रूट 3 है 15 है। उसमें से ये पर्टिकुलरली ये उसको बीट प्लान बोलते हैं, बीट प्लान बोलते हैं उसको। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी में सबमिट करना होता है कि मेरा ये एरिया है, इसमें मेरे इतने काउंटर्स है, ये मेरा रूट प्लान, बीट प्लान। और उसको आप अप्रूव करोगे? उसको अप्रूव करेंगे। अभी कौन अप्रूव करेगा? मतलब एग्जीक्यूटिव, जो भी एग्जीक्यूटिव। अभी मैं वो प्रोसेस पे भी आता हूँ। उसमें क्या होता है, जैसे कि अभी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कंपलसरी, मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ और भी फील्ड में ऐसे ही है, जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि मैं सीनियर पर्सन हूँ अगर कंपनी में, तो डिस्ट्रीब्यूटर को एक आदमी अपना रखना पड़ता है, उसको लॉन्ग आर्म सेल्समैन बोलते हैं, LSM, या तो फिर लॉन्ग आर्म सेल्समैन, या फिर दूसरा DSM भी बोल सकते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स मैनेजर। उसको ये जो रिपोर्ट है वो ये जो बिग प्लान है वो उसको जो पर्टिकुलरली सेल्स एग्जीक्यूटिव जो अलोकेट है वो डिस्ट्रीब्यूटर को, उसको ये सब डेटा सबमिट करना होता है और उसको कंपनी में सबमिट करना होता है। और वो जो काउंटर्स है उसमें कैटर सर्विस मतलब प्रोवाइड हो रही है, बीट प्लान के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी सेल्स एग्जीक्यूटिव की है। जो LSM है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव को एज वेल एज उसके डिस्ट्रीब्यूटर को रिपोर्टिंग करेगा। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में ऐसा होता है कि जैसे कि कंपनी से मिलनी जो कंपनी है वो उसको डिस्ट्रीब्यूटर जो है पर्सन, उसको जो उसके रिटेलर्स है, मतलब रिटेलर्स मतलब जो डीलर्स नहीं है, उसको मटेरियल सप्लाई करना है। हमारे फील्ड में ऐसा है कि विदिन 24 आवर्स में जब ऑर्डर लेते हैं तो उसको डिलीवरी मिल जाना चाहिए। वो फिर ऐसा नहीं होगा कि ये रूट में 3 ही काउंटर के ऑर्डर आए तो हम नेक्स्ट वीक दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। 24 आवर्स में विदिन सप्लाई करना ही है। और सर लकीली ऐसा ही हुआ आज कि हमारा ये सेशन था तो उससे पहले कंपनी में 9:30 बजे हमको कंपनी में से मेल आया है कि ट्रेनिंग था हमारा एक ऑनलाइन, उसमें था प्रोडक्टिव कॉल्स एंड रेंज सेलिंग। अच्छा, प्रोडक्टिव कॉल्स एंड रेंज सेलिंग। तो कोई बता सकता है प्रोडक्टिव कॉल्स क्या होता है? जेन्युइन कस्टमर्स, जेन्युइन कस्टमर्स या प्रोडक्ट कॉल अगर प्रोडक्टिव आपका कब होगा, जब आपको क्या मिलेगा? जब ऑर्डर्स मिलेगा उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव कॉल्स। कुछ ना कुछ आपको बेच के आता है, आउटपुट मिलता है। जैसे कि मैं आपके पास आया, आपके पास काउंटर है, मैं आपको मिला, हाय हेलो बातचीत किया और कुछ ऑर्डर नहीं मिला तो वो अनप्रोडक्टिव कॉल। और मैं इनके पास गया और इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया तो वो प्रोडक्टिव कॉल होता है। और रेंज सेलिंग दूसरा है। रेंज सेलिंग, रेंज सेलिंग का मतलब ये है कि कंपनी की एक बड़ी बास्केट होती है, कोई भी कंपनी की छोटी या बड़ी बास्केट होती है, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट आप एक बेच रहे हो या तो वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है अभी, तो उसको दूसरी प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना या उसके बारे में बताना और उसको वो प्रोडक्ट बेच के आना, दूसरी तीसरी चौथी, उसको बोलते हैं रेंज सेलिंग प्रोडक्ट। एक हमारी एंकर जो कंपनी है उसमें एक ये हुआ था, उसको बोलते हैं हल्ला बोल एक्टिविटी।
अल्लाह को लगती ये इंटरेस्टिंग है। उसमें ऐसा था कि जो वैकेंट एरिया है, मतलब जहाँ रीच नहीं है ज़्यादा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा है, या तो कोई चैनल पार्टनर वहाँ कंपनी से डायरेक्ट मटेरियल नहीं ले ले रहा है। तो हमने वो एरियाज आइडेंटिफाई किए थे जो मेन सेंटर एरिया जो है उससे काफ़ी दूर थे, मतलब रूरल एरिया बोल सकते हैं, या सी सिटीज़, या फिर उससे भी कम विलेज एरिया, रूरल एरिया, रूरल मार्केटिंग। तो वो उस एरिया में हमने आइडेंटिफाई किया था। हमको कंपनी ने एक शीट दिया था, वो शीट में उसको हम मतलब हम 5 जन की टीम में गए थे। जैसे कि कई बार फील्ड में क्या होता है कि आपको अकेला ही घूमना होता है, तो इस बार कंपनी ने कुछ अलग किया था कि 5 बंदे की टीम बनाई थी। उसको एक काउंटर पे जाना है, सुबह उसको मिलना है, उससे बातचीत करना है, उसको बोलना है कि भाई सर हम ये कंपनी से आए हैं, आपको जैसे बातचीत करना है। और उसको ऑब्जर्वेशन, एक बंदा है वो ऑब्जर्वेशन करेगा, उसके पास सीट है, तो वो देखेगा कि कंपनी की कौन कौन सी प्रोडक्ट है उसके काउंटर पे। तब तक दूसरा बंदा उससे बातचीत करेगा और ऑर्डर लेने की कोशिश करेगा। कंपनी में उसमें कैटेगरी डिफाइन किया था कि अगर एक प्रोडक्ट है तो उसको छोटा सा ग्रिप, मतलब 100-150 रुपये वाला। फिर 2 प्रोडक्ट उसके सेल्फ में है तो उसको थोड़े ज़्यादा पैसे, मतलब 250-300 रुपये की। ऐसे करके अगर 5 या 6 प्रोडक्ट है, मतलब सारी कंपनी की प्रोडक्ट है, तो उसको एक क्लास रिटेलर बोल सकते हैं, एक क्लास रिटेलर, क्योंकि उसके पास जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है वो सारी की सारी प्रोडक्ट है उसके पास। तो उसको एक बड़ा सा जैकपॉट गिफ्ट हम देते थे, उसके पास फ़ोटो खिंचाते थे, उसके काउंटर पे ब्रांडिंग वगैरह करते थे तभी की तभी। तो ये हल्ला बोल एक्टिविटी से सर इतना फ़ायदा हुआ कि वो लोग माल तो बेच रहे थे, पर उसको कंपनी से कोई मतलब पर्सन जाए या नहीं जाए, अफेक्शन जो होना चाहिए, अटैचमेंट जो होना चाहिए, वो उससे बढ़ा और उससे कंपनी की सेल भी तब बढ़ी थी। और जो वैकेंट काउंटर्स थे, जो मतलब जहाँ पे कोई जा ही नहीं रहा था या कोई रीच नहीं थी किसी की, तो वो काउंटर भी शुरू हुए और कंपनी में ऐड हो गए। ये एक हल्ला बोल एक्टिविटी अभी फिर उसके बाद काफ़ी कंपनियों ने ये मार्केट में न्यूज़ हुआ, चर्चा में हुआ। ये बेसिकली पुणे या उस साइड में ये कॉन्सेप्ट हुआ था, तो वहाँ से कंपनी ने ये मतलब अपने हिसाब से डिज़ाइन किया था, फिर ये बाद में ये सौराष्ट्र और बाकी एरिया में ये इम्प्लीमेंट किया था। तो ये पूरे दिन फिर आप ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे आसपास के विलेजेस? उसमें सर ऐसा था कि मिनिमम कंपनी ने टारगेट दिया था कि मैक्सिमम आपको 15 काउंटर तो करने ही करने हैं, ओके, 15 जने को मिलना ही है। तो हम लोग 20 को मिलते थे ज़्यादा, क्योंकि सारी की सारी दुकानें कवर हो जाए, क्योंकि कंपनी इतना खर्चा कर रही है, 5 आदमी को पूरा उसका जो 4 आदमी का खर्चा है वो निकाल के उसको दूसरे एरिया में डाला है, उसका कॉस्टिंग, रहने का कॉस्टिंग, खाने का कॉस्टिंग सब कैलकुलेट करना है। तो वो सब मिला के हमको वो एक्टिविटी एकदम सक्सेसफुल बनाना था। तो मार्केट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रोल अभी प्ले कर रही है मार्केट में। जैसे कि मैंने परसों ही एक इलेक्ट्रिशियन मीट रखा था होटल, तो वो क्या है अभी सर पूरे 4 साल से यहाँ पे भरूच में नहीं हुआ था एक्टिविटी। तो सर ने, जो मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर है, उन्होंने यही इनिशिएटिव लिया था, बोला कि इसने इनिशिएटिव लिया है, आपके एरिया में 4 साल से कोई मीटिंग नहीं हुआ था, तो अभी ये मीटिंग हो रहा है बाई चांस, मतलब फर्स्ट टाइम, तो अभी हम चालू ही रखेंगे, कंटिन्यू टेम्पो रखेंगे। तो अटैचमेंट बहुत इम्पोर्टेंस है आज के दिन में। जैसे कि कंपनी हमको नुक्कड़ मीटिंग का परमिशन देते हैं। नुक्कड़ मीट क्या है, नया कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं पता। नुक्कड़ मीट मीन्स क्या कि ये जो होटल्स में बड़ी बड़ी मीटिंग होती है उससे अलग ये हट के प्रोग्राम है। उसमें क्या करना है, जैसे कि जो वर्कर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिशियन बोलिए या फिर कॉन्ट्रैक्टर बोलिए, कारीगर बोलिए, मिस्त्री बोलिए, वो सब ये फील्ड में, हाँ, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि वो शाम के टाइम में फ्री होते हैं, जब पूरा दिन का काम निपटा के शाम के 6 बजे या 7 बजे वो फ्री होते हैं, तो उसको ग्रुप ऑफ 10 to 15 पीपल, हमको जो डीलर है, जो रिटेलर है या डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके शॉप में उनको बुलाने का है और पूरा प्रोडक्ट का डेमो करना है। मतलब एक टेबल पे जो जो कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है उसका डेमो दिखाना है उनको, और उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन जो आधे घंटे पौने घंटे के
45 मिनट्स 1 आवर, और उसके बाद उसको गिफ्ट देना है और उसको ब्रेकफास्ट वगैरह करा के छोड़ना है। तो उससे क्या होता है, जैसे कि हम अभी 10-15 लोग हैं तो इंटरेक्टिव सेशन ज़्यादा ज़्यादा होगा, होगा। yes. उसमें क्या है 70 पीपल्स है, तो कोई किसी को सवाल पूछना है तो बोले कि नहीं जाने दो ना, छोड़ो ना अभी। तो ये एक इम्पोर्टेंस है जो इसमें खर्चा भी कम होगा कंपनी का और इम्पोर्टेंस इफेक्टफुल भी ज़्यादा है। रीच भी ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बुक में नहीं है। है। Yes, local. नुक्कड़ मीटिंग है ये सब। अभी ये सब आप आइडियाज़ है जो एक्सपीरियंस या तो फिर अभी फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे ही ये सब आइडियाज़ आपको मिलेंगे। और इलेक्ट्रिशियन मीट में ब्रीफली कैसा होता है, क्या क्या इलेक्ट्रिशियन मीट में सर ऐसा होता है जैसे कि इलेक्ट्रिशियंस क्या होते हैं, या तो फिर कोई भी आप चाहे आप बंगलो बना रहे हो आपका, तो आपको किसी ना किसी एजेंसी से बात करना ही होता है, चाहे कलर का हो या फर्नीचर का हो या इलेक्ट्रिक का हो। तो उसमें जो इम्पोर्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिशियन का होता है, फर्नीचर में मिस्त्री कारपेंटर जो उसका है। तो वो सब में क्या है कि वो रोल प्ले करते हैं। कैसे रोल प्ले करते हैं कि आप अगर अनजान है चाहे किसी भी फील्ड में, तो आपको नहीं पता है कि अभी कौन सी कंपनियां इसमें है मार्केट में, कोई फील्ड में। जैसे कि इलेक्ट्रिक है तो उसमें वायर पर्टिकुलरली होता है, तो वायर में कौन सी कंपनी वेल नोन है या अच्छी है, पुरानी है, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो या हो, तो आप उनसे ही डायरेक्ट पहले पूछेंगे कि आपके हिसाब से वायर में कौन सी कंपनी अच्छी है। तो वो पहले ऐसे बोलेगा कि भाई अच्छी तो ये सब ही है, वो 2-3 नाम बोलेगा या 4 नाम बोलेगा, 5 नाम बोलेगा, पर उसमें अच्छी मेरे हिसाब से ये है। Percentage. आपने ये उनसे राय ले लिया, फिर आप जाएंगे दुकान में, फिर आप उनसे बोलेंगे कि मुझे लिस्ट दे दो कि मुझे क्या क्या लगने वाला है। फिर वो आपको लिस्ट बना देगा, फिर वो आपको दुकान भी सजेस्ट करेगा, यहाँ से आप लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, मेरा नाम बोलना। तो इलेक्ट्रिशियन ऐसे होता है। फिर बाद में आप जाएंगे वो दुकान पे कि चलो मुझे कोटेशन दे दो, ये मेरा इतना इतना आइटम्स है, तो आप उसे कोटेशन लेंगे। चाहे आप 1, 2 या 3 कंपनी का जो उसने बोला है पहले आप ऐसा ही करेंगे। फिर आप वहाँ जाएंगे तो वो आदमी कुछ और बोलेगा दुकानदार कि भाई मेरे हिसाब से ये नहीं, ये कंपनियाँ अच्छी है, या जो डील करता होगा वो आपको उसके हिसाब से देखेगा। फिर वो बोलेगा कि सर ब्रांड क्यों लेना है, ब्रांड में क्यों ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं आप, ये भी अच्छा है। पर एज अ कस्टमर आप यही सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, कि उसमें कस्टमर बहुत कंफ्यूज होता है। जैसे कि कलर में भी ऐसा ही होता है, एशियन पेंट्स है, बर्जर है, रॉयल है, वो सब में है। फिर वो बोलेगा कि आप फिर इंटरनेट में सर्च करेंगे, अभी तो कस्टमर एजुकेट बहुत हो चुके हैं तो पहले बोलेंगे कि चलो विच इज़ नंबर 1 कंपनी इन कलर्स एंड तो ऐसा होता है। जैसे मीट आपने किया तो उसमें कुछ बजट होता है, और हाँ सर, वो कैसे उसका पूरा करते हैं? बजट में ऐसा होता है कि कंपनी का एक प्री डिफाइंड बजट होता है। मेरी प्रीवियस कंपनी की मैं बात करूं तो उसमें हमको 3 होटल्स के कोटेशन लेने होते थे, जो कंपनी के अकॉर्डिंग बजट में है। तो प्री डिफाइंड बजट होता है, जैसे कि 400 रुपीज़ इंक्लूडिंग हॉल चार्जेस, प्रोजेक्टर एंड माइक पर पर्सन। और जो कंपनी गिफ्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो कंपनी अपने खुद से मतलब जो कॉर्पोरेट बजट है उसमें से गिफ्ट को अलोकेट करते थे। वो तकरीबन 300 रुपये की मतलब 700 रुपीज़ पर पर्सन का बजट होता था। रिटेलर मीट हो या इलेक्ट्रिशियन हो या कॉन्ट्रैक्टर मीट हो। तो ये उसके बाद सर कोटेशन दे के हमको मतलब वो उसको बोलना है जो अकाउंट्स में कि ये होटल हम फाइनल करने वाले हैं, क्योंकि जो सारे क्राइटेरिया है वो इस हिसाब से फुलफिल होते हैं। तो फिर वो उसका प्री अप्रूवल फॉर्म बनाएंगे, तो वो फिर मैनेजमेंट के सामने सबमिट करेंगे कि इतने पर्सन्स है। इसकी पूरी लिस्ट हमको देनी होती थी पहले से कि इतने पर्सन्स आने वाले हैं, ये पर्टिकुलर डीलर है, ये 3 होटल के कोटेशन है, इसमें ये होटल फाइनल करना है। फिर बाद में मैनेजमेंट से अप्रूवल मिलता था, उसमें जो अकाउंट्स हेड है ऑल इंडिया उसकी साइन लगती थी। उसके बाद ही अप्रूवल मिलता था, और उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपको वो बजट यूटिलाइज कर ही देना है।
फिर आपको ऐसा नहीं है कि वो चलो अप्रूवल तो हमने मिल गया और नेक्स्ट मंथ या 2 मंथ के बाद, ऐसा नहीं। वो उसी महीने के अंदर वो बजट यूटिलाइज होना चाहिए। या फिर आपको पर्टिकुलर डेट देनी होती है कि भाई हम 10 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले की सारी जो प्रिपरेशन होती है वो आपको कर लेनी चाहिए। गिफ्ट्स वगैरह है या फिर एक कॉन्सेप्ट है अभी मुझे मतलब जो लैक हो रहा है कि हमने जितनी भी मीटिंग मतलब ये सब सेल्स वाले जो कर रहे हैं उसको मार्केटिंग भी हमको ही करना होता है। मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग पार्ट हैं। जैसे कि अगर मैं मीट कर रहा हूँ अभी की तारीख में, तो उसमें क्या होता है कि जो सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले है, सारे अरेंजमेंट्स है, वो सब मुझे ही करने होते हैं, जो एक्चुअली मार्केटिंग का पार्ट है। या फिर बोले कि कैनोपी एक्टिविटी मतलब कि जो आप एक्वा गार्ड वगैरह वो सब करते हैं, वो लेके रोड पे खड़े रहते हैं, वो मार्केटिंग का पार्ट है, वो सेल्स का पार्ट नहीं। प्रमोशन एक्टिविटी। फिर ब्रांडिंग, उसमें क्या होता है कि चलो उसमें तो अभी क्या करते हैं कि एक एजेंसी हायर कर लेते हैं, थर्ड पार्टी, उसमें हमको लिस्ट भेज देना है कि इतने इतने काउंटर्स पे हमको ब्रांडिंग करनी है। वो अपने हिसाब से उसका बंदा भेजेगा, वो पूरी रेखी करेगा कि ये दुकान में क्या ज़रूरत है, मतलब उस हिसाब से उसको बातचीत करके उसका नाप ले लेगा कि क्या क्या ज़रूरत है, क्या बोर्ड चाहिए, क्या प्रमोशनल चाहिए, क्या ये इन शॉप ब्रांड चाहिए या शॉप बोर्ड चाहिए। तो वो एक मार्केटिंग का पार्ट है, तो उसमें हमको ज़्यादा इतना अभी की डेट में वो नहीं है। पर ये पर्टिकुलर चीज़ में मुझे लेक लगा कि सारी कंपनियां ऐसे ही करें, जो सेल्स वाले बंदे हैं उसको ही करा रहे हैं। उसमें सपोर्ट चाहिए एक्चुअली। हाँ, नहीं तो आप कोई ऑर्डर मिस कर जाओगे या कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स का मतलब सर पूरा जैसे कि एक मीट करनी है तो पूरा 3-4 दिन हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे, जो बाकी के काम है वो हम छोड़ देंगे या तो निगलेक्ट करेंगे या उसको कम इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि वो जरूरी है। जो सर आपके अकॉर्डिंग क्यों वो लोग कंपनी मार्केटिंग साथ में नहीं करा, इसके अलग से क्यों आउटसोर्स नहीं कर रहे? कंपनी क्या है कि कंपनी को पहले क्या है कि कंपनी को कम से कम खर्च कम करना होता है, एक्सपेंडिचर, सेलिंग एक्सपेंसेस। और दूसरा ये है कि कंपनी को लगता है कि ये मार्केटिंग एक्टिविटीज़ वगैरह है वो मतलब रूटीन में मतलब ये होगी या नहीं होगी, वो एक पॉइंट ऑफ थिंकिंग है। क्योंकि ये क्या है कि पर्टिकुलरली जो फेस्टिवल सीजन्स है वो सब वगैरह है, उसमें तो ये एक्टिविटीज़ होगी नहीं, क्योंकि लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो वो बोलते हैं मतलब साल में ये तो 3 या 4 महीने ऐसा ही कुछ रहेगा एक्टिविटी, तो उसके लिए हम पर्टिकुलरली मार्केटिंग के लिए क्यों आदमी हायर करें, जो हमारा ही सेल्स का बंदा है वहाँ पे एक्चुअली, तो उसी को हम क्यों ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दें। तो इस हिसाब से वो कंपनी ये मुझे ऐसा लगता है। श्योर। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल करने का पूरा प्रोसेस है, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, टारगेट उससे पूरे करवाते हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है इसमें भी और प्रीवियस कंपनी में भी, दोनों में? हाँ, या कोई अच्छा एक्सपीरियंस किसी के साथ रहा या उसने अच्छा रहा? हाँ, वो है कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर और चैनल अपॉइंटमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में एज ए सेल्स एम्प्लॉय। कैसे, जैसे कि अगर आपने देखा पूरा एरिया कि भाई मुझे ये अलोकेट हुआ है एरिया, ये मेरे सेल्स टारगेट्स है, मेरे इतने फिक्स कस्टमर है, मतलब पहले से कोई आपके जगह पे कोई काम करके अगर गया होगा तो उसने अपॉइंटमेंट किया होगा कि भाई चलो ये इतने अभी अपने ऑथोराइज जनरल पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर है। तो फिर उसमें से आप 1-2 महीने काम करेंगे, 3 महीने काम करेंगे, एक क्वार्टर, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी एवरेज सेल्स क्या हो रही है अभी ये मेरे जो फिक्स सेट ऑफ कस्टमर्स है उसमें से। फिर आपको क्या करना है कि अगर सेल्स टारगेट कम हो रहे हैं या तो फिर आपको ग्रोथ लाना है, मैनेजमेंट को दिखाना है, तो फिर पहले तो आप एग्जिस्टिंग चैनल पार्टनर या जो है डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह उसको आप ट्राई करेंगे, स्ट्रेच करेंगे कि भाई चलो आप अभी आपकी ये एवरेज है तो आप इससे कुछ ज़्यादा करेंगे तो मेरा भी ग्रोथ होगा, आपका भी ग्रोथ होगा। तो वो फिर उसमें कन्विंस नहीं होता है शायद कोई, तो आप फिर वैकेंट ढूंढेंगे या तो फिर आप अपना एरिया का पोटेंशियल देखिए, आपका कॉम्पिटिटर्स का बिजनेस देखिए कि आपके एरिया में कॉम्पिटिटर्स क्या बिजनेस कर रहे हैं
और उसके सामने आप क्या कर रहे हैं, मतलब मार्केट पोटेंशियल वर्सेस योर पोटेंशियल, उसके सामने कितना है। जैसे कि अगर 100 रुपीज़ का मार्केट है तो आपका उसमें जो है वो कंपटीशन से आप बात करके इजीली डेटा निकाल सकते हैं कि भाई आपका ये एरिया में कितना बिजनेस है, तो वो आपको पता चलेगा। तो आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा 30% शेयर है, तो वो 30 से मुझे 40 करना है, तो मुझे क्या एफर्ट्स लगाने होंगे कि भाई चलो एग्जिस्टिंग को इम्प्रूव करें या फिर नए चैनल्स को अपॉइंट करें या कैसे करें। तो उस हिसाब से आप नए को कर सकते हो अपॉइंटमेंट, पर आपके एग्जिस्टिंग को भी उसको संभालना है कि नया आने से पुराने काम करने बंद ना हो, वो उतना ही काम करे जितना करते रहे या तो उससे ज़्यादा बढ़ाए। तो कई बार ऐसा होता है कि जब नया कोई आदमी जुड़ता है कंपनी के साथ तो पुराने लोग को मतलब तकलीफ होती है कि हमारे एरिया में या फिर सेम में आप कंपटीशन क्यों खड़ी कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर आपको क्या करना है, उसको अपॉइंट कर दिया आपने, फिर थोड़े शुरुआत के टाइम में मतलब इनिशियल फेज में आपको उसको ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो वो सपोर्ट इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि वो अभी नया है, आपकी कंपनी के साथ जुड़ा है, तो उसको आपकी कंपनी के तौर तरीके मतलब प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, सेट ऑफ कस्टमर, उसका मार्केट डेवलप करना है। उसको आपको मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि वो डेवलप हुए और वो उसकी जो हेल्दी लाइफ है वो आगे जाके वो लंबे टाइम के लिए सस्टेन करे। ऐसा नहीं है कि अभी आप शॉर्ट टर्म के लिए उसको खड़ा कर दिया है, मतलब बना दिया है, और फिर बाद में वो आगे जाके नहीं कर पाए बिजनेस। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर थिंकिंग प्रोसेस है, मतलब जो आप उसको स्काउटिंग प्रोसेस बोलते हैं, वो आपको आएगा सेल्स में आगे। स्काउटिंग प्रोसेस होता है जो उसमें आपको स्काउटिंग करना है। स्काउटिंग प्रोसेस में 20 से 25 पॉइंट उसमें ध्यान में रखने होते हैं कि स्काउटिंग मतलब पार्टी कैसी होनी चाहिए, उसका मार्केट में क्या रेपो है, उसका सर्विस कैसा है, टाइमली डिलीवर करता है या नहीं करता है, फिर उसका हिस्ट्री कैसा है, मतलब पास्ट हिस्ट्री वो कंपनी की मतलब वो पार्टी की कैसी है, हमारी कंपनी के साथ वो जुड़ पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा, एक्चुअल ग्रोथ कितना दे पाएगा जो पुराने हैं उसके सामने। तो ये सब चीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट में ध्यान में रखनी। जब मैं यहाँ पे आया था, मुझे ये एरिया दिया गया था, तो यहाँ पे हमारी सेल काफ़ी कम थी क्योंकि जो प्रीवियस ये भरूच अंकलेश्वर बेल्ट है जो पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो कंपनी को यहाँ पे अभी तक कंपनी क्या करती थी कि जो बड़े बड़े सिटीज़ है बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, वहाँ पे कंपनी डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ अपॉइंट करती थी। पर जो छोटे सिटीज़ है जैसे कि भरूच अंकलेश्वर है, वापी है, फिर वलसाड़ है, तो आनंद नडियाद है, वहाँ पे कंपनी सेल्स एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं करती थी। तो उससे क्या होता था कि 3-4 मेजर गैप हो जाता है। जिस कस्टमर को यहाँ पे मटेरियल चाहिए या कॉर्पोरेट्स को मटेरियल चाहिए तो उसको कोई मतलब ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं मिल सकता था। तो फिर कंपनी को ऐसे नीड हुई कि चलो यहाँ पे भी एम्प्लॉय रखना चाहिए, तो फिर कंपनी ने यहाँ पे एम्प्लॉय रखा। फिर क्या होता था कि कई एम्प्लॉइज मतलब जो जितना पोटेंशियल है ये एरिया का वो उतना सेल्स नहीं हो पा रहा था। तो फिर मुझे भी एरिया अपॉइंट हुआ, तो मुझे ये पहले पता नहीं था कि ये एरिया में ऐसा है, पर एज अ चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया। और फिर बाद में मेरे अभी 2 साल हुए हैं, मैंने 4 चैनल पार्टनर और 2 डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया है, और एग्जिस्टिंग जो पूरी चैनल थी उसको भी साथ में इंक्लूड रखा है कि चलो हम आपको भी रखेंगे, आपको अगर काम करना है तो करो, पर आपके भरोसे हम नहीं बैठे, क्योंकि अपनी जॉब है वो अपने को ही बचा नहीं। राइट। ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसमें कुछ डिपॉजिट लेते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है? एडवांस पेमेंट वाली जितनी भी कंपनीज है जो होती है, जो मतलब कंपनीज अपने डीलर्स को मटेरियल सेंड करती है, बेचती है, अगर वो क्रेडिट है तो पर्टिकुलरली पुरानी कंपनी थी मेरी, उसमें 25,000 रुपीज़ डिपॉजिट थे, डीलरशिप एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और 2 चेक रहते थे, सिक्योरिटी चेक, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, जो जीएसटी सर्टिफिकेट, पहले वेट आता था तो वेट सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, फिर ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट,
फिर उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पान कार्ड, फिर उसके शॉप्स के, एग्जिस्टिंग शॉप्स के, शॉप एड लाइसेंस, लाइट बिल शॉप का, और उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, इतने डॉक्यूमेंट्स लगते थे। फिर कंपनी के जो आपके सुपीरियर्स है वो उसके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। और विद इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन अ मंथ वो पार्टी अपॉइंट होता है। आप स्टॉक का भी कुछ प्रेशर रखते हैं कि आपको इतना स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा? हाँ। वो होता है सर, और जो कंपनीज में वो प्रोसेस पूरी कर दूँ, जो एडवांस पे मटेरियल बेचते हैं, वो केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनीज नहीं लेती है, क्योंकि उसमें आपको कंपनी को पहले क्रेडिट देते ही नहीं है। आप पहले आरटीजीएस करेंगे, एनईएफटी करेंगे, उसके बाद ही मटेरियल आपके पास आएगा। तो वो केस में डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं है। और स्टॉक का बात करते हैं तो मिनिमम 25 डेज टू 30 डेज का स्टॉक मेंटेन करना होता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो सर आपने अपने करियर की, जैसे यहाँ से आपने एमबीए पास आउट किया है, तो सेल्स से ही शुरुआत की थी आपने? यस। हाँ, तो आपने पहले से ऐसे डिसाइड किया हुआ था जब कॉलेज में आए थे कि मैं सेल्स में जाऊँगा, या फिर जैसे जैसे आप सीखे या फिर प्लेसमेंट आया, आपको अपॉर्चुनिटी मिली? सर ने बताया था पहले ही शुरुआत में कि मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है लाइफ हाँ। में, मार्केटिंग लेना है या कौन सी फील्ड में जाना है। फिर मार्केटिंग किया, फिर सेल्स का पूरे मतलब पढ़ा कि क्या है क्या नहीं है। हाँ। फिर मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस में था, मैंने बताया, तो मैं कई बार वेकेशंस में ऐसे जाता था शॉप पे वगैरह में, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था कि ये क्या है क्या चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है एंकर कंपनी की, जो पुरानी, बहुत पुरानी कंपनी है, 50-60 साल पुरानी कंपनी है। वो अपॉर्चुनिटी आई और मुझे ऐसा बोला गया कि भाई आपको आपके एरिया में नहीं, मेरा एरिया ये है भरूच, आपको राजकोट मिल रहा है, मतलब सौराष्ट्र में आपको जाना है। तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एमबीए फ्रेशर्स हूँ और जॉब अपॉर्चुनिटी तो मिली है और एरिया लोकेशन दूसरा है, तो फिर मैं कैसे मैनेज कर, पूरा नया सिटी, कहीं लाइफ में कभी गया नहीं हूँ, तो वहाँ पे कैसे मैनेज करना है। पर ऐसे चैलेंज एक्सेप्ट किया कि चलो एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई है सामने से तो ले लेते हैं, फिर आगे आगे जाएंगे तो फिर बढ़ते जाएंगे। तो फिर मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैं आगे आगे बढ़ते गया। सर आपने जो बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर है, Okay. एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर मैक्सिमम कितने रिटेलर्स हैंडल करते हैं? हाँ, अभी क्या है, हमारे जो फील्ड है इलेक्ट्रिक की, उसमें 150 इज आइडियल नंबर। रिटेलर्स। यस, आइडियल रिटेलर्स फॉर 150। और अगर उसका एरिया बड़ा है, 300 है, तो उसको 2 बंदे रखने हैं। जो मैंने लॉन्ग आर्म सेल्समैन की बात की थी, वो उसको 2 रखने हैं। 150 के सामने 1, 300 के सामने 2, पर उससे ज़्यादा नहीं। उसकी मतलब कैपेसिटी आउट ऑफ कैपेसिटी हो जाएगा। 300 के ऊपर जाते हैं वो रिटेल, तो वहाँ पे हमको दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर ही अपॉइंट करना होता है। सर दिस इज स्पेसिफिक फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री? यस। और कलर्स में, कलर्स या बाकी जो इंडस्ट्रीज होती है, एफएमसीजी होता है, उसमें भी इस तरह से मोर और सेम लेस वो सेम ही होगा। 150 है तो वहाँ पे 200 होगा। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर का लॉन्ग आर्म सेल्समैन है, उसमें आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी का उसकी सैलरी में या नहीं? वो अपने सर हर कंपनीज में अलग अलग है। अभी ये है कि उसको सैलरी जो होती है वो उसको देनी होती है डिस्ट्रीब्यूटर को, उसके मार्जिन के हिसाब से। और अभी पूरी सेल्स जो चैनल्स है वो नई डेवलप हो रही है पूरे दूसरे, मतलब लास्ट 2-3 साल में। उसमें क्या है कि जैसे कि मैं एग्जीक्यूटिव हूँ ये एरिया का, तो मुझे कंपनी 2 बंदे नीचे देगी, मेरे नीचे। उसमें एक लॉन्ग आर्म सेल्समैन होगा, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा डे टू डे चेक करे, और दूसरा होता है इंडिविजुअल बंगलोज वगैरह में जाए, आईपीस जिसको बोलते हैं। तो वो पूरे बंगलों में ही मतलब घूमेगा और वहाँ से इंक्वायरी जनरेट करेगा और फिर मुझको देगा। और कोई कंपनी में तो 3 होते हैं, वो जो खाली प्रोजेक्ट्स में ही घूमेगा, मतलब जो रियल एस्टेट है या फिर इंस्टीट्यूशनल्स है, कॉरपोरेट्स है, उसमें। तो ये है। तो
पर वो क्या होता है कि आप सीनियरिटी एज अ सीनियरिटी के हिसाब से मिलेगा। शुरू में नहीं मिलेगा आपको, अगर आप शुरू थोड़े में सीनियर हो जाओगे एंड यू आर नॉट एबल टू कवर एवरीथिंग, उस केस में तीनों का सैलरी कंपनी मिलेगी। हाँ, अभी ये है कि थर्ड पार्टी पेरोल पे रखते हैं। हाँ, यस। थर्ड पार्टी पेरोल मतलब कि कंपनी डायरेक्ट उसको सैलरी नहीं देती है, कंपनी ने एक एजेंसी हायर की होती है, तो वो अपॉइंटमेंट्स और वो उसकी सैलरी वगैरह वही देखते हैं, पर रिपोर्टिंग हमारी कंपनी को होता है, जो मेन फ्लैगशिप है उसको। जैसे सर हम बुक में पढ़ते हैं जो पोजीशन की जो चेन है, जैसे सेल्स एम्प्लॉय फर्स्ट आता है, जो लोग कस्टमर से रीच करते हैं, उसके ऊपर जैसे आप एरिया सेल्स मैनेजर हो, उसके ऊपर जैसे सर ने बताया था जनरल सेल्स मैनेजर, तो आपकी कंपनी में से प्रैक्टिकली अभी वो चेन कैसी और कहाँ पे ख़त्म होती है? अच्छा, पहले उसमें ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर बाद में होते हैं वो सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर बाद में होता है असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, फिर होता है सेल्स मैनेजर, फिर होता है DGM जो पूरा ब्रांच का देखते हैं, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर उसके ऊपर होता है वेस्ट रीजन हेड, रीजनल हेड, फिर उसके ऊपर होता है इंडियन हेड, मतलब पूरे इंडिया का हेड, और उसके ऊपर ओनर या तो फिर डायरेक्टर्स। तो आप लोगों का मीटिंग होता है जैसे गुजरात के सारे लोग हैं उनका मंथली या? हाँ सर, हर मंथ की फर्स्ट 1 से 5 तारीख के बीच में हमारी मीटिंग होता है, उसमें पिछले महीने का सेल्स का क्या मतलब सेल्स रिजल्ट क्या है, वहाँ पे हम कहाँ पे लैग हुए, मतलब कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जो करंट महीना चालू है मतलब जो ऑनगोइंग मंथ है उसका हमको पूरा प्लानिंग और उसको डीलर वाइज या कस्टमर्स वाइज कहाँ पे हमको कहाँ से बिजनेस लाना है प्रोडक्ट वाइज, वो पूरा प्लानिंग वहाँ पे होता है। और कोई जो आपके मतलब डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो वो मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। तो कई सारे प्रॉब्लम्स तो इंटरनली सोल्व हो जाते हैं टीम में से या किसी जो एज ए मेजर चैलेंज होता है वो फिर मैनेजमेंट के सामने ऊपर सीनियर लेवल पे हम बात करते हैं। सो गुजरात वाले एक महीने में एक बार मिलते हैं सर? हाँ सर, अहमदाबाद में होता है मीटिंग क्या? सर वो एरिया वाइज होता है, जैसे कि हमारे पर्टिकुलर केस में हमारी कंपनी में गुजरात को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि जो बड़े बड़े स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वो सभी को कंपनीज अभी फ़िलहाल हमारी कंपनी नहीं बहुत सारी कंपनीज ये कर रही है, 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में अगर ज़रूरत है तो डिवाइड कर रहे हैं। उसमें क्या होता है जैसे कि हमारा आनंद नडियाद से लेके दाहोद गोधरा से लेके वापी तक मतलब दमन तक जहाँ पे गुजरात की बाउंड्री है वो पूरा एक पार्ट रहता है, और अहमदाबाद, नॉर्थ गुजरात और साउथ गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ वो पूरा दूसरा रीजन होता है। तो हमारा जो टेरिटरी है वो यहाँ पे बड़ौदा ऑफिस है, तो हमको बड़ौदा ऑफिस मिलना है, और उनका है अहमदाबाद, तो उनको मतलब वो गुजरात हुआ ना, गुजरात टू ऐसे बोलते हैं। और आपका फिर कॉमन कभी कुछ साल में? नहीं सर, वो फिर एनुअल जनरल मीटिंग मतलब पूरा इंडिया का जब होता है मीट होता है तभी सब मिलते हैं पूरे ऑल इंडिया। वो टिपिकली कहाँ या कैसे करते हैं? वो सर जो हेड ऑफिस जो भी कंपनी की है या तो पर्टिकुलरली मुंबई में ही होती है। जो हमारी प्रीवियस कंपनी की बात करूँ एंकर की, तो मुंबई में पवई में जो हमारा एक है होटल वहाँ पे होता था। उसमें पूरे जो भी सेल्स के जो भी बंदे हैं मतलब तकरीबन 800-1000 लोग मिलते थे पूरे इंडिया के। उसमें सभी कैटेगरीज के मतलब सेल्स एम्प्लॉयज़ थे, जो जूनियर लेवल से लेके टॉप में सीनियर मैनेजमेंट। और उसमें पहले दिन में ये होता था कि पूरा अवार्ड्स फंक्शन वगैरह होता था और कंपनी की क्या सेल्स हुआ है और आगे का फ्यूचर मतलब क्या है वो सब पहले दिन में डिस्कस होता था। और दूसरे दिन में एज अ प्रोडक्ट हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग सेशंस थे। वो ख़त्म होने के बाद लॉजिस्टिक, फिर सर्विस, फिर HR, अकाउंट्स जो भी है डिपार्टमेंट सबके 1-1 घंटे का सेशन होता है, जिसमें आपको क्या मतलब डिफरेंस होता है और क्या सिचुएशन प्रोवाइड आप फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो उनके सामने इंडिया हेड के सामने आप डिस्कस करते थे, जो ऐसे पर्टिकुलरली केस में पॉसिबल नहीं था।
मैंने पर कहा अभी तो सर वो एक अच्छा हुआ था ये चीज़ से कि जो नया मैनेजमेंट आता था तो वो फिर क्या करते थे कि चलो ये तो पूरे इंडिया में एक साल में एक बार होता है, तभी ये सब प्रश्न हाँ, आते yes, हैं। yes, yes. तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमको क्या करना है, तो वो लोग ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था हर एक का अलग अलग। जैसे कि लॉजिस्टिक है तो उसका अलग ग्रुप, उसमें इंडिया के सारे बंदे थे। और उसका जो लॉजिस्टिक का हेड है, जो रिस्पॉन्सिबल, जो स्टेट का, रीजनल का और इंडिया हेड का, पूरा उसका वो ग्रुप में थे। तो आपको कोई भी चीज़ का इश्यू है आप व्हाट्सअप डाल दो तो सामने से उसको रिप्लाई करना ही, तो इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हमको मतलब राह नहीं देखनी है कि 3 दिन 4 दिन 1 वीक, कई बार तो ये 2 महीने तक पेंडिंग इशू रहता था। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप से इंस्टेंट वो हो जाता है। सॉल्यूशन साल में रुकना नहीं पड़ता था कि एक साल में। दूसरा मैं जैसे कहा था कि सी सेल्स पीपल आर वेरी पावरफुल इस सेंस में कि सारे डिपार्टमेंट्स के हेड आपकी बात सुनेंगे और आप उसको बोल सकते हो, बाकी उस डिपार्टमेंट में जो बंदा काम कर रहा है उसको कभी ऐसा एक्सेस नहीं मिलेगा कि वो टॉप कंपनी के लोगों के साथ ऐसा बात करे, बिकॉज ये मीट है उसमें ओनर ऑल जीएम सब लोग रहते हैं। एंड बिकॉज सेल्स इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर एनी कंपनी, तो उनका प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व होना चाहिए कि मेरा मटेरियल क्यों नहीं आ रहा है, क्यों अटक रहा है ऐसा। एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जैसे ही हमारी एनुअल मीट चल रही थी तो कैटलॉग में क्या होता है कि स्विचेस जो होते हैं हमारे स्विचेस, उसके प्लेट्स वगैरह अभी कंपनी ने नए डेवलप किए थे, डिज़ाइन किए थे, जो नेचुरली जनरली वाइट या ब्लैक कलर में होते हैं, पर उसमें से कंपनी ने कई सारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ लॉन्च किया था, जो उसको बोलते हैं 168 कॉम्बिनेशन में लॉन्च किए थे। मतलब आप स्विच प्लेट और उसका कॉम्बिनेशन करके 168 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, किसी को बनाना है अगर उसकी इनर प्लेट है तो वो कैटलॉग में तो कंपनी ने दे दिया था, पर 2 साल तकरीबन हो चुके थे, पर उसका जो सेल्स वॉल्यूम था वो इतना बढ़ नहीं रहा था। और जो पर्टिकुलरली स्विचेस का जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे ऑल इंडिया हेड, तो वो ये सब दे रहे थे। तो कई एक बंदे ने ये पूछा सवाल सेल्स वाले ने कि सर ये आपने कैटलॉग में तो डाला है पर हमको ये मिल नहीं रहा है, तो वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए तब वो टाइम पे। तो जो इंडिया हेड थे वो पीछे ही बैठे थे उस टाइम पे, तो वो सब पूरे कन्वर्जेशन वो सुन रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने इंस्टेंट वहाँ पे ही डिसीजन ले लिया कि आपने कैटलॉग में छापा है तो मतलब प्रिंट किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑल इंडिया में वो मटेरियल मिलना ही चाहिए। तो वहाँ फिर उन्होंने क्या एक प्रोसीजर निकाला। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये भी था कि उसमें स्टैंडर्ड पैकिंग ही लेना है आपको, तो वो चीज़ में दिक्कत थी। वो नॉन मूविंग आइटम है, मतलब कंटिन्यूस वो नहीं चलती है, तो एज पर कस्टमर ऑर्डर्स ही हम मंगवा सकते हैं। तो वो टाइमली नहीं मिल रहा था या फिर पैकिंग का इश्यू आ रहा था, इसलिए मार्केट में नहीं चल रहा था। तो वो टाइम पे भी उन्होंने दूसरा प्रॉब्लम भी इंस्टेंट सॉल्व कर दिया कि आपको एक नया सिस्टम ही पूरा डेवलप कर दिया सर, कि आपको जो जो आइटम चाहिए जितने भी, अगर स्टैंडर्ड पैकिंग के बगैर भी चाहिए, जैसे कि 10 का है आपको 2 या 3 चाहिए, आपको 2 या 3 का ही ऑर्डर डालना है, तो वो विदिन 48 आवर्स में एक तत्काल फैसिलिटी, जो हमारी तत्काल टिकट होती है ट्रेन में, ऐसी तत्काल फैसिलिटी चालू की कि तत्काल सर्विस, तत्काल ऑर्डर, तो वो सिस्टम में अलग से दिखाएंगे, तो वो आप चीज़ आपके वहाँ कुरियर हो जाएगी डायरेक्ट। तो कस्टमर जाना नहीं चाहिए। रिटेल कस्टमर। सर आपने जो बताया कि हम जो भी एरिया है जैसे गुजरात को डिवाइड किया, तो आप उसमें कुछ टायर वाइज अलग करते हो सिटी या? हाँ वो होता है। उसमें क्या होता है कि वो चीज़ में ऐसा होता है जैसे कि गुजरात 2 है हमारा, या तो फिर गुजरात पूरा गुजरात एज अ होल ले लेते हैं। तो उसमें कंपनीज क्या करती है, इनिशियली जब अप्रैल में नई पॉलिसीज डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ये चीज़ होते हैं कि कौन सी A क्लास सिटीज़ है, कौन सी B क्लास सिटीज़ है, कौन सी C क्लास सिटीज़ है। तो कंपनी A B की लिस्ट देती है कि ये A क्लास है, ये B क्लास है, बाकी की सारी C क्लास है। उस हिसाब में ये अच्छा पॉइंट है, वैलिड क्या है कि जैसे कि हमारी प्रीवियस कंपनी में सर ऐसा होता है कि जो कंपनी डिज़ाइन करती थी स्कीम्स, तो वो क्या करती थी पूरे ऑल इंडिया को देख के वो डिज़ाइन करते थे स्कीम्स। जैसे कि
10 लाख के ऊपर ये स्कीम है, फिर दूसरी स्कीम 5 लाख के ऊपर है, तीसरी 3 लाख के ऊपर है। तो जो सी सिटी वाला है वो तो 10 लाख पहुंच ही नहीं पाएगा, और ए वाला है वो तो अचीव इजीली कर लेगा। और वो क्या करेगा कि मटेरियल डंप करने के लिए सी में डालेगा, क्योंकि उसको माल तो डंप करना ही है, माल तो बेचना ही है। 10 लाख का माल लिया है तो वो तो 3-4 स्कीम कर लेगा, और वो जो है सी वाला वो नहीं कर पाएगा। तो उसको कंपटीशन के हिसाब से फिर वो दिक्कत आएगी। तो वो सर हम वो कंपनी में मतलब हमने कई बार ऐसे रिक्वेस्ट किया, प्रोमिस किया मतलब कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कि आप सिटी के लिए भी अलग से कोई स्कीम डिजाइन करो कि हर एक को इंडियन के हिसाब से मतलब गिने। तो फिर वो वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, जब तक मैंने छोड़ा तब तक नहीं हुआ था वहाँ पे। फिर ये हमारी जो अभी की कंपनी है, मेरी कंपनी फिनोलेक्स, उसमें ऐसा है उन्होंने सिटी के हिसाब से टारगेट्स डिफाइन किए हैं। जैसे कि ए क्लास है तो उसमें 25 लैक्स है, ए क्लास है 25 है, बी क्लास है 15 लैक्स है, सी क्लास है तो उसके 5 लाख। तो जो उसको 25 में जो बेनिफिट ए को मिल रहा है वो सी वाले को 5 लाख में मिलेगा। जस्टिस मतलब एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ था। व्हेन आई वाज वर्किंग द they are comparing ourselves with the Baroda sales. correct, which is not possible. Baroda is a big market, India is a big, you have had a distributor, there mayor. How you compare with the Baroda? correct. इसलिए ये सर जी जो बोल रहे हैं वही है कि पहले कंपनी डिवाइड कर देती है कि भाई अहमदाबाद है वो ए क्लास सिटी में आएगा, सूरत है बी क्लास में आएगा, या फिर ए क्लास में जो कंपनी अपने हिसाब से डिजाइन करेगी, बाकी सारी है वो सी में आएगी। तो उस हिसाब से टारगेट डेवलप होता है, क्योंकि अहमदाबाद वाला है वो सौराष्ट्र में भी जाएगा, कच्छ में भी जाएगा, या नॉर्थ गुजरात, या फिर उसके सराउंडिंग जो एरिया है वो तो धंधा ही नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से। सर अपना इंसेंटिव किस तरह से बढ़ता है? हाँ, हर एक कंपनी वो नहीं देती है इंसेंटिव, मतलब सब कंपनी की अलग अलग होती है पॉलिसीज एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की या ये। तो जो हम शायद 6-7 साल हमने डिमांड की इंसेंटिव की, पर कंपनी नहीं दे रही थी हमको। फिर जाके नया मैनेजमेंट पूरा चेंज हुआ, नए बंदे आए HR या उसमें एडमिन में, तो उन्होंने पूरा फिर नया डिज़ाइन किया कि सेल्स इंसेंटिव स्कीम। उसमें ये था कि 3 महीने का प्रोग्राम था या 6 महीने का था। तो पर्टिकुलरली पहले उन्होंने एज एक्सपीरियंस के तौर पे 3 महीने का लिया था कि जो लास्ट क्वार्टर है साल का, जनवरी फरवरी मार्च, लास्ट क्वार्टर जो होता है 4th क्वार्टर, उन्होंने वो स्कीम डिज़ाइन किया था कि आपको अगर आपका जो टारगेट दिया हुआ है उसका 10% यानी कि 110% करेंगे, मतलब 10% ज़्यादा करना है आपको जो दिया है उससे, तो पर मंथ उसमें 12,000 रुपीज़ का एडिशनल था हमको, मतलब 3 महीने का 36,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। और उसके ऊपर जो भी आप जाएंगे मतलब 10 से ऊपर, तो जो अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी। तो आप अभी एज एरिया सेल्स मैनेजर आपकी फिक्स सैलरी थे, लेकिन अभी भी आपका ऐसे इंसेंटिव वगैरह? हाँ, हमारी कंपनी में अभी जो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें मंथली बेस पे है, उसमें 90% कट ऑफ है, उसमें 110 था, इसमें 90% है। आप सेल्स टारगेट है आपका 90% करेंगे आप, तो मतलब आपको अगर 3,000 रुपये पर मंथ है तो 2,700 रुपये मिलेंगे, 90% मिलेगा। ओके, अच्छा, मतलब इंसेंटिव 90 पे ही शुरू हो जाता है। 90 पे ही शुरू हो जाता है, 90 पे शुरू हो जाता है। अगर 100% करेंगे तो 3,000 रुपये मंथली, यानी कि साल के 36,000। अगर आप 12 के 12 महीने टारगेट अचीव करते हैं तो 36,000 आपको मिलेगी। और कई कंपनीज में ये बोनस भी होता है, और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उसमें तो ये अमाउंट बहुत बड़ी होती है। सर्विस सेक्टर में और ज़्यादा होता है। हाँ, सर्विस सेक्टर में भी ज़्यादा होती है, सॉफ्टवेयर वगैरह। अभी जैसे 2013 में आपने जैसे सेल्स में यहाँ से पास आउट होकर सेल्स में गए थे, तब सिचुएशन अलग थी। अभी हमारी जो बैच है वो 2024 में पास आउट होंगे, तो अगर हम लोगों को हम में से किसी को सेल्स में जाना है तो अभी मार्केट में से क्या सिचुएशन है, हमारे लिए ग्रोथ वगैरह है, कितना स्कोप है, बता सकते हैं?
अभी पूरा जो है कई बार ऐसा होता है कि मार्केट कई बार अप जाता है, कई बार डाउन जाता है। हम पूरा रिसेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि कई महीने ऐसे भी होते हैं कि अच्छे होते हैं, पर 1-2 महीने बीच में ऐसे आ जाता है कि उसमें पूरा आपका जो एवरेज वगैरह है सब बिगड़ जाता है। मतलब आपने जो भी प्लान किया है वो सब फेल हो जाता है। तो आपको रीथिंक करना होता है कि भाई ऐसे क्या हो गया है मार्केट में अचानक, या क्या स्लो मार्केट है, क्या है क्या नहीं। पर अपॉर्चुनिटीज़ तो है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और फील्ड भी अभी बहुत सारी है। हमारे टाइम पे मैं बोलूँ तो आपको 1 GB हमको इंटरनेट यूज़ करना है तो पूरा दिन लगता था। आज आप 2 घंटे में या 1 घंटे में पूरा 1 GB इंटरनेट ख़त्म कर सकते हैं। और जितने एजुकेशनल वीडियोस वगैरह है, मतलब सब अभी कंटेंट्स जो है वो बहुत सारे अवेलेबल्स है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे केस स्टडीज़ भी है जो आप बुक में अगर आप पढ़ेंगे, या सर तो पढ़ाते ही अच्छा है, पर आप अगर एजुकेशन यूट्यूब में डालेंगे भाई ये केस स्टडी है पर्टिकुलरली, तो उसमें भी आप इजीली बिना किसी की मदद से भी कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है। अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी पोस्ट अलग से कंपनियां बना रही है, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो भी बहुत डिमांड में है आज की तारीख। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो है, पर आपको कुछ अलग करना होगा। जो सब लोग कर रहे हैं उसको वही चीज़ पे नहीं जाना है, कुछ अलग करना होगा। सर मेरा कि आप अलग कैसे हैं? सर अभी ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे थोड़ा ट्रेड रहता है कि जैसे फिनांस है तो वो सारा टेक्नोलॉजी करके दे देगा ऐसा, तो हमारे सेल्स में ऐसा कोई इम्पैक्ट हुआ है इससे? ऑटोमेटिक नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमको बेनिफिट हो रहा है उसका, टेक्नोलॉजी का। पहले क्या था, हम हैंडमेड रिपोर्ट्स और जो हमको डेटा मतलब मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, या उसमें कुछ मैनिपुलेशन या कुछ ऐसा होता था। पर अभी क्या है कि सेल्स एम्प्लॉयज़ को कई कंपनियां टैबलेट्स या फिर लैपटॉप्स उसमें देते हैं। उसमें आप पूरा 10 साल का पूरा उसका एरिया का डेटा वगैरह है वो आप देख सकते हैं। अपने हिसाब से आप उसमें से एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस, और आप अपना डेटा फीड कर सकते हैं उसमें से। तो वो सब बेनिफिट्स है। तो सेल्स वाले को इतना इम्पेक्ट नहीं है टेक्नोलॉजी के मामले में कि आपका काम जो है वो टेक्नोलॉजी कर दे पूरे, क्योंकि मार्केट में प्रैक्टिकल फील्ड में जाना है तो वो तो डेटा मतलब सिस्टम रोबोट तो जाएंगे। तो सेल्स पे इम्पैक्ट कम होगा। और सर दूसरा कि हमारे जो सेल्स एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए कंपनी किस तरह से ट्रेनिंग और प्रोवाइड करते हैं? ट्रेनिंग में ऐसा है कि मोस्टली कंपनीज पहले क्या करते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम्स रन करते हैं। इंडक्शन प्रोग्राम में ऐसा है कि आपको जो न्यूली ज्वाइंट एम्प्लॉयज़ है उनको हेड ऑफिस के बुलाते हैं, फिर 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन होता है। उसमें हर एक जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ब्रीफ उनको बताते हैं एम्प्लॉयज़ को, और उसके बाद कंपनीज़ की पॉलिसीज़ क्या है, कि कंपनीज़ की हिस्ट्री क्या है, वो सब दिखाते हैं। फिर उसके बाद वो इंडक्शन प्रोग्राम में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज गेन होने के बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं जिसको सेल्स में, तो वो होता है ऑन द जॉब सेल्स ट्रेनिंग। क्योंकि एक रूम में बंद करके आपको मैं नहीं सिखा सकता कैसे बेचना है, वो आप जब मार्केट में उतरेंगे तभी आपको पता चलेगा प्रैक्टिकली कि ऑन द जॉब सेल्स ट्रेनिंग क्या होता है। तो उस हिसाब से आपको सीनियर्स के साथ बेचते हैं 15 दिन या 10-15 दिन, कई बार तो 1 महीने तक बेचते हैं। उसके हिसाब से आपको मतलब उनको ऑब्जर्व करना होता है कि क्या है क्या नहीं है, मतलब वो कैसे बात करते हैं, कैसे ऑर्डर लेते हैं, क्या उनका मतलब रूटीन रहता है, वो रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, वो पूरा आपको सीखना है। और उसमें से फिर आप ऑफिस अगर है कंपनी की तो वहाँ पे आपको मतलब शाम को या 1 दिन पूरा होने के बाद आपको मतलब क्या किया आपने, क्या ऑब्जर्व किया, वो भी आपका होता है। और HR में से भी अभी सॉफ्ट ट्रेनिंग्स वगैरह अवेलेबल होती है जूम मीटिंग में, तो उनमें से आप मतलब बेसिक सेल्स पिच क्या होनी चाहिए, फिर डेमो कॉल्स वो दिखाते हैं कि डेमो कॉल करके बताते हैं कि एज अ कस्टमर और एज अ सेल्स एम्प्लॉई क्या मतलब कन्वर्जेशन होना चाहिए, वो सब होता है। तो मैं जब किया था तो हमें बेसिक क्वेश्चन बता रहे थे कि जो कॉमन क्वेश्चन है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हाउ यू टैकल। जैसे आपके कॉम्पिटिटर है तो अगर कोई कॉम्पिटिटर का नाम बोल दिया तो अगर एक कॉम्पिटिटर है तो उनके वीक पॉइंट क्या है,
हमारा वीक पॉइंट क्या है वो भी बताएंगे, उनका वीक पॉइंट है वो बताएंगे, उनको कैसे डिफेंस करना है, करेक्ट। तो वो सब उसमें कराते हैं। वो आज सुबह ही हमारे साथ हुआ, जो मैंने बोला प्रोडक्ट रिकॉल और रेंज सेलिंग, उसमें ही एक कस्टमर बना था सेल्स एम्प्लॉय और एक कस्टमर बने थे। तो उसमें पूरा डेमो कॉल 3-4 बार हुआ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो उसमें बताया सर ने कि ऐसा ही हुआ कि कई कंपनियां ऐसी होती है कि वो 45 डेज पेमेंट या 60 डेज में भी पेमेंट नहीं मांगते, और आपकी कंपनी 15 डेज में पेमेंट मांगती है। तो इस हिसाब से हमको कैसे टैकल करना है, तो ये उसमें से फिर आपको बताना है कि सर हमारी क्वालिटी उससे अच्छी है, फिर हम वो आपके पास 60 डेज में अगर पेमेंट लेता है तो वो आपसे कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर रहा होगा, पर हम आपको रेट में ये बेनिफिट दे रहे हैं, हम आपको सीडी दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं कि आप इतने दिन में पेमेंट कर देंगे तो हम आपको ये एक कैश डिस्काउंट देते हैं। और जो हमारी कंपनी के जो मटेरियल आता है हमारे डीलर को, वो तो कैश एंड कैरी में ही आता है, पर वो तो आपके सहूलत के लिए हम 15 दिन आपको दे रहे हैं कि आप 15 दिन में पेमेंट कर दो तो आपको मतलब ये चीज़ बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे कई सारे काउंटर पॉइंट्स भी आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे कि आपकी क्वालिटी में ये फ़र्क है, आप टाइमली विजिट नहीं कर रहे हैं, आपकी मार्केटिंग नहीं है, आपकी डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की, वो सब प्रोडक्ट्स वो आता है। सर ऐसा होगा तो मैं जो मेरी पीपीटी है आ जाएगी, वो आपको शेयर कर दूँगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज सर को जाना भी है एक्चुअली। अगर इनको सबको अच्छे से प्लेस करना है सेल्स मार्केटिंग में, तो इनमें क्वालिटीज़ क्या क्या ये लोग मेहनत कर रहे हैं अभी से डेवलप कर रहे हैं? एज अ सेल्स पर्सन आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है फर्स्ट ऑफ क्या क्वालिटीज होनी चाहिए मुझे इतनी देर सुनने के बाद? कन्वर्सेशन स्किल्स। कन्विंस करना, ओके, कन्विंसिंग स्किल, ओके कम्युनिकेशन है, ओके, network building for distribution channels. और भाई knowledge about product. नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट इज द मस्ट फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि आप युद्ध में जा रहे हो जा रहे हो। हमको ऐसे ही बोलते हैं कि आप अगर आपकी बैग में सैंपल्स नहीं है, आप जो बेचने जा रहे हो, तो बिना सैंपल्स के तो आप कुछ जा ही नहीं सकते, बिना सैंपल और बिना कैटलॉग। तो आप ऐसे ही कि जो युद्ध में जा रहे हो पर उसके पास कोई हथियार नहीं है, बिना हथियार का ही होता है। तो ये पहले नॉलेज, जो प्रोडक्ट नॉलेज इज़ द फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी, वो आपको होना ही चाहिए। फिर दूसरा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो है ही, फिर है टेक्नोलॉजी का यूज़ भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर मुझे पता है कि मेरे जो सीनियर्स थे मुझे इतना कंप्यूटर नहीं आ रहा था, पर जो बेसिक मैं काम चला सकूँ उतना तो मुझे पता था, या फिर आपकी लर्निंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कितने जल्दी सीखते हैं? इतने जल्दी सीखते हैं। तो उनको मेल बेसिकली टाइप करना नहीं आता था इंग्लिश में, या फिर आपका जो उनको पता है कि मेरा क्वेश्चन क्या है, पर मैनेजमेंट को बताने के लिए क्या लिखना है, ड्राफ्टिंग नहीं उनको पता था, या फिर एक्सेल है तो एक्सेल हर एक सेल्स एम्प्लॉइज को आना ही चाहिए, उनकी ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। मतलब जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। प्लस अगर आपकी कंपनी कोई अलग से सॉफ्टवेयर है, हमारे किस्से में सैप है सर, SAP, हाँ, yes. ये हेलो बॉस का फोन आने वाला था, ही सेड आई डोंट हैव टाइम, तो मैंने कहा जो भी आधा घंटा है तो भी यू कम, प्लान किया है तो हो जाए सेशन। तब से फोन आ रहा था। नहीं और भी फोन थे, बट ये शायद क्रिटिकल था, सो ही पिक्ड इट अप। सेल्स में वो तो रहता है। But see, we get a lot of inputs which is not in the syllabus and textbooks. Yes. Like nukkad meeting, long arm Yes. salesman. Halla bol activity. Halla bol activity. These are good concepts. And when you know these concepts and when you appear for an interview Yes. and you tell कि हमारे पास ये practical knowledge भी है जो ऐसा है, तो you have an advantage over other students. Okay. इसका ही फायदा है। यहाँ से चीज ऐसे समझने आता है कि मार्केटिंग इज नॉट लाइक स्टेप बाय स्टेप। हाँ, ऐसा Yes. नहीं है, ऐसा नहीं है। न्यू डे न्यू आइडिया, Yes. कौन सा आइडिया वर्क कर जाए वी डोंट नो। सॉरी Amazing. स्किल्स। बाकी ये हमारे केस में एक सैप करके सॉफ्टवेयर है,
वो हमको सिखाते हैं। मोस्टली अभी सारी इंडस्ट्री में सैप हाँ, यूज SAP होता है। use Yes. उसमें कमांड के ऊपर सब डिपेंड है, तो आपको कमांड आइडेंटिफाई करना है, मतलब मेमोराइज करना है, उसके हिसाब से पूरा वो करना है। और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, कस्टमर आपके पास मतलब करेगा कि मुझे इतने में चाहिए, और उसको आपको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट, मतलब वो कहाँ बेच के आना है, वो फिर वो स्किल्स भी आपको सीखनी है। सर जब हम लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं तब हमें वो भी बजट बता देते कि यहाँ तक ही आप नेगोशिएट कर सकते हैं। हाँ, Okay. गुड क्वेश्चन। उसमें इस समय ऐसा है कि आपको बेसिक सेल्स पॉलिसी जो होती है, डिस्काउंट पॉलिसी, वो आपको इनिशियल जो जब कई कंपनीज में ऐसा होता है कि पूरे साल की फिक्स हो जाती है, पूरे साल में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में यही डिस्काउंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट है। ये ट्रेड के लिए, ट्रेड मीन्स की जो डे टू डे है उसके लिए। अगर प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं, तो जो बड़ी क्वांटिटीज में मटेरियल परचेस करते हैं, जो वन टाइम कस्टमर होते हैं, वो वन टाइम ही होता है। जैसे कि ये बिल्डिंग बन रही है तो उसमें कलर एक ही बार जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक ही बार जाएगा, सीमेंट एक ही बार जाएगा, तो वो वन टाइम होता है। और वो बाकी सारे होते हैं वो डेली के डेली, भाई आज इतना चाहिए, कल इतना चाहिए। तो प्रोजेक्ट कस्टमर के लिए कंपनीज, कई कंपनीज ऐसा होता है कि वो क्वालिटी कुछ अलग बनाते हैं, या प्रोजेक्ट क्वालिटी जिसको बोलते हैं। और कई कंपनीज में ऐसे अलग नहीं होता है क्वालिटी, एक ही क्वालिटी होता है, पर क्वांटिटी में अगर लेते हैं वन टाइम तो उसको मतलब नॉर्मल डिस्काउंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि अगर नॉर्मल में B2B में 45 है तो वहाँ पे 50 या 55% डिस्काउंट होता है, पर वो पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के लिए ही है। फिर उसमें से कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट का मटेरियल इधर ट्रेड में आ जाता है, तो उसको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कंपनीज ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं। तो अभी उसमें ऐसा होता है कि उसके ऊपर लिखा ही होता है, दिस प्रोडक्ट इज प्रोजेक्ट सेल्स ओनली, Okay. या तो दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर रिटेल सेल। और अभी तो सर प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड भी आने लगा है कि रियल टाइम ट्रैकिंग होता है उसको, कि कहाँ तक पहुँचा और किसने लास्ट में यूज़ किया, क्योंकि ये इनफिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, डुप्लीकेट मार्केट, डुप्लीकेट भी कम करने के लिए, और प्रोजेक्ट डिस्काउंट के नाम पे ज़्यादा डिस्काउंट ले लेते हैं, फिर वो मार्केट ख़राब करने के लिए ट्रेड में बेचते हैं। जैसे कि 60% में अगर प्रोजेक्ट डिस्काउंट मिल रहा है और उसमें से उठा लिया, पर मार्केट में अभी ट्रेड में 50% ही है, तो वो क्या करेगा, 52, 53 में बेचना चालू कर देगा। तो जिसको 50 की कॉस्टिंग है तो वो 52, 53 थोड़ी दे पाएगा। तो ये किससे होता है।